दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज जनहित में बात होगी बिहार में जंगल राज वर्सेस मंगल राज की। अभी तक तो बिहार चुनाव में लालू यादव के दौर वाला जंगल राज ट्रेंड कर रहा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंगल राज की एंट्री भी करा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जंगल राज पर सबसे बड़ा प्रहार किया और बिहार को मंगल राज की मोदी की गारंटी भी दी। लेकिन आज ही बिहार में एक चुनावी हत्याकांड हो गया है, जिसने मंगल राज के दावे पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इस हत्याकांड के बारे में पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। जनहित में ये भी बताएंगे कि क्या पीएम मोदी पर डांस वाला और छठ वाला अटैक करके राहुल गांधी ने महागठबंधन पर सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया है, क्योंकि इन दोनों बयानों पर राहुल गांधी और तेजस्वी की आज जबरदस्त ढंग से घेराबंदी की गई है। लेकिन जनहित की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे, जिन्होंने छठ के बाद बिहार चुनाव में धमाकेदार री एंट्री ली है। चुनाव के मुद्दे तय करने में और प्रचार की हवा बदलने में पीएम मोदी की मास्टरी है। आज मुजफ्फरपुर और छपरा की रैलियों में उन्होंने यही किया। बिहार के प्रचार का एजेंडा सेट कर दिया। जंगल राज पर प्रहार, मंगल राज की गारंटी, परिवारवाद पर अटैक, महागठबंधन में दरार पर फोकस और गालियों के जवाब में भावुक अपील। प्रधानमंत्री ने वो सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए जो बिहार चुनाव में ट्रेंडिंग हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी पर जोर का चुनावी पंच भी मारा है। पहले आप देखिए नरेंद्र मोदी ने कैसे महागठबंधन का एजेंडा पीछे करके अपना एजेंडा आज सेट करने की कोशिश की। जंगल राज वाले शिकारी आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं। इन्हें किसी भी तरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना, ताकि भ्रष्ट परिवार मिलकर फिर से बिहार को लूट सके। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वो ये घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जारी की है। बिहार के मेरे भाई बहनों, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं है। ये पॉलिटिक्स का मोदी स्टाइल है, जिसमें पीएम मोदी विरोधियों की कमजोर नसों को पहचानते हैं और सबसे पहले विरोधियों की सबसे कमजोर नस को ही दबाते हैं। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक ग्लास में होते हैं, शीशे का ग्लास है, दिखते तो एक ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मोदी कल महागठबंधन के मैनिफेस्टो लॉन्च की बात कर रहे थे, जिसमें राहुल गांधी मंच से नदारद थे और घोषणा पत्र पर एक छोटे से डिब्बे में सिमट कर रह गए थे, जिसकी चर्चा बिहार में हर कोई कर रहा है। आज मोदी ने इसे हवा दे दी और फिर महागठबंधन के घोषणा पत्र का नया नामकरण भी कर दिया। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। महागठबंधन और महागठबंधन के घोषणा पत्र के बाद पीएम मोदी के मेन्यू में तीसरा आइटम था राहुल और तेजस्वी की जोड़ी, जिसे पीएम मोदी जमानत पर निकले दो युवराजों की जोड़ी कहते हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। बिहार के वोटर्स की नब्ज और अपने विरोधियों की कमजोर नस पीएम मोदी अच्छी तरह पहचानते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिनका पूरा चुनाव प्रचार मोदी को गाली देने पर फोकस है।
इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं। हर चुनाव की तरह बिहार चुनाव में भी राहुल गांधी कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। बस एक ही बात दोहरा रहे हैं, तुम मुझे वोट दो, मैं मोदी को गाली दूंगा। लेकिन मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार का वोटर किस बात पर वोट देगा। आस्था विरोधी, विकास विरोधी आरजेडी कांग्रेस के लोग घुसपैठियों को बचाने के सिवाय कोई काम नहीं कर सकते। घुसपैठिए उनके माए बाप बन गए हैं। कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज ही नहीं, बल्कि परिवारवाद पर भी डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। राहुल और तेजस्वी को भाई बाप की पार्टियों के प्रोडक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साथियों, इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है वो है सत्ता का लालच। इन्हें किसी भी तरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना है, ताकि भ्रष्ट परिवार मिलकर फिर से बिहार को लूट सके। मोदी का पूरा एजेंडा दो बातों पर सेट है, एक जंगल राज पर प्रहार और दूसरा मंगल राज की मोदी गारंटी। बिहार के मेरे नौजवानों, आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नरेंद्र और नीतीश आपके सपनों को पूरा करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पता है कि महागठबंधन को कहां पर पिन चुभोनी है, जिससे उसके दोनों टॉप लीडर्स को सबसे ज्यादा दर्द हो। इसीलिए पीएम मोदी ने आज तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को दो जमानतियों, दो नामदारों के नाम से संबोधित किया। लालू दौर के जंगल राज पर पीएम मोदी ने 5 शब्दों से अटैक किया है और उसकी पूरी व्याख्या भी की। मुजफ्फरपुर आता हूं तो सबसे पहले यहां की मिठास ध्यान खींच लेती है। यहां की लीची जितनी मीठी होती है, उतनी ही मीठी आपकी बोली भी। लीची को मुजफ्फरपुर की पहचान बताने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 5 शब्दों में कांग्रेस और आरजेडी की पहचान बताई। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। मोदी ने 5 शब्दों से कांग्रेस और आरजेडी पर पंच मारा और इन 5 शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनता है वो भी बताया। कट्टा प्लस क्रूरता प्लस कटुता प्लस कुशासन प्लस करप्शन इज इक्वल टू जंगल राज इज इक्वल टू कांग्रेस आरजेडी। मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी ने इसका खूब प्रचार किया। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने? क्या किया है कांग्रेस वालों ने? क्या किया है जंगल राज वालों ने? कट्टा, क्रूरता, कटुता,
कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? लालू सरकार के राज को जंगल राज का नाम तो सब दे रही हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जंगल राज का मतलब बताया है कट्टा यानी बंदूक, जिसे लेकर लालू राज में अपराधी खुलेआम घूमते थे। क्रूरता यानी अत्याचार, आम निर्दोष जनता पर बाहुबली और अपराधियों के अत्याचार चरम पर थे। कटुता यानी आपसी बैर, लालू राज में बिहार के अंदर जातीय हिंसा का लंबा दौर चला था। कुशासन, लालू राज में सरकार और सिस्टम से अपराधियों को संरक्षण मिलता था। और करप्शन, जिसका एपिक एग्जाम्पल है लालू राज में चारा घोटाला। मुजफ्फरपुर की रैली में लालू राज के जंगल राज की पहचान मोदी ने बताई, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नालंदा की रैली में और ज्यादा प्रकाश डाला। लालू राबड़ी के शासन में पूरे बिहार में 38 नरसंहार हुए थे। 20 साल में नीतीश जी के शासन में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। और भाइयों बहनों, अपने नालंदा में भी कई लोग मौत के घाट उतरे थे। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, फिरौती, हत्या, कई सारे गैर कानूनी काम चलते थे। कांग्रेस आरजेडी को जंगल राज के जनक की उपाधि देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त कॉन्फिडेंस में थे और इसकी वजह खुद पीएम मोदी ने बताई। ये विशाल जनसागर बता रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और अब हम जंगल राज के एक्सटेंशन पर आते हैं, क्योंकि आज ही बिहार में चुनावी माहौल के बीच एक हत्याकांड हो गया है। मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद के पोते ने जेडीयू के बाहुबली अनंत सिंह पर उंगली उठाई है, लेकिन अनंत सिंह का आरोप है कि ये आरजेडी के बाहुबली सूरज भान का काम है। एक ही झटके में बिहार की सियासत का रुख इस हत्याकांड की ओर अब मुड़ गया है। 24 घंटों के भीतर ये दूसरा हत्याकांड है। कल ही सीवान में एक एएसआई को मारकर खेत में फेंक दिया गया था। सिवान और मोकामा की ये दो तस्वीरें जंगल राज जैसी दिखाई दे रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कहीं पुलिस वाले की हत्या हो रही है, तो कहीं चुनावी रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलालचंद यादव को दिन दहाड़े सिर पर गोली मार दी गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। बाहुबली नेता अनंत सिंह के क्षेत्र मोकामा के खोसवरी में अचानक चुनावी माहौल में दहशत की हवा बहने लगी है। दो पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया गया। जिस दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस वक्त जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का फेसबुक लाइव हो रहा था। हाँ, हम अपने आंख से देखे, अनंत सिंह खुद पिस्टल लेके निकला और डायरेक्ट गोली मारा दादाजी को। दादाजी गिर गए। दादाजी बोले भाग पोता। वहाँ से हम भागे, हम रड से मारते हुए देखे दादाजी को। जब नहीं हुए से आपने देखा कि मार रहे थे? कितने लोग? उसके बाद 3-4 लोग मार रहे थे और उसके अनंत सिंह गाड़ी में बैठ गया, जाके गोली मारा, उसके बाद गाड़ी में जाके बैठ गया। वो गोली मारा गया पहले पैर में, तो गोली का तो जस्ट साफ जो है अभी देख सकते हैं आप लोग, जो गोली पैर पे गोली मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाया गया, उनका हत्या किया गया जानबूझ करके। आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, उसमें कोई आदमी जय अनंत सिंह जैसा गुंडा खुलेआम हत्या कर रहा है। एक समय दुलारचंद यादव लालू यादव के करीबी माने जाते थे। खबरों के मुताबिक 4 दिन पहले ही लल्लू मुखिया के समर्थन में उन्होंने एक गीत भी गाया था। मोकामा टाल क्षेत्र में दुलारचंद का काफी नाम भी था। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं, डरपोक गोली भी चला दिया।
गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक, गाड़ी को फोड़ा गया, देख लीजिए प्रियदर्शन। आपको बता दें कि मोकामा में बाहुबलियों के बीच बड़ी चुनावी टक्कर हो रही है। आरजेडी से बाहुबली सूरज भान की पत्नी वीना देवी चुनाव मैदान में है, तो जेडीयू से बाहुबली नेता अनंत सिंह चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। अनंत सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ये काम सूरज भान का है। 20 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी वहाँ पाछू रह गया, उसको कुल मारना चुरना शुरू कर दिया, कुल रोड़ा रख लिया था, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। जंगल राज का दूसरा सीन सीवान जिले से है, जहां एक दरोगा की लाश दरौंदा थाने से 1.5 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क से लगभग 150 मीटर अंदर अरहर के खेत में मिली। मारे गए एएसआई अनिरुद्ध कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई। ये सामने वो सड़क है जो दरौंदा थाने से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर की ये दूरी है, और यहीं सामने की तरफ में रात में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया, अनिरुद्ध कुमार पासवान, जो कि यहाँ पर एएसआई के तौर पर तैनात था, और उसके बाद उसको इसी खेत के माध्यम से अंदर लाया गया और सामने की तरफ में ये अरहर के जो उसके पेड़ हैं वो यहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ पर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दरोगा अनिरुद्ध कुमार की लाश सिविल ड्रेस में मिली। इसमें हम लोग जो भी है हर बिंदु पे छानबीन कर रहे हैं और जल्द ही गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। भले ये मामला राजनीतिक रंजिश से जुड़ा ना दिख रहा हो, लेकिन एक पुलिस वाले की हत्या बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। इस मामले में सियासी हमले भी शुरू हो गए हैं। जो लोग जंगल राज का कैसेट बजाते हैं, ये किस राज की संज्ञा दी जाए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। ये अपराधी राज, राक्षस राज कायम किया है नीतीश सरकार, डबल इंजन की एनडीए सरकार ने, और ये राग अलाप रहे हैं, पुराना कैसेट बजा रहे हैं। दरौंधा की घटना का जवाब 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा, पर चुनाव आते के साथ ऐसा क्यों होने लगता है हमेशा? बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान भी जानलेवा हमले की कई और घटनाएं सामने आई है। गया जी के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के हम प्रत्याशी अनिल कुमार पर फायरिंग और गोलाबारी की घटना हुई है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अनिल कुमार के काफिले पर पत्थरबाजी भी हुई। हम प्रत्याशी के सिर पर चोट भी लगी है। दिघौरा गांव में कुछ लोगों ने अचानक से पत्थरबाजी की और उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, और तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। जंगल राज का मुद्दा इस बार चुनाव प्रचार के दौरान गरमाया भी हुआ है। हालांकि सीधे तौर पर अभी ये नहीं कह सकते कि ये चुनावी हत्या है। दुलार चंद के घर में पहले भी 2 हत्याएं हुई थीं। ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि चुनावी माहौल में कोई पुरानी रंजिश निकाली गई हो, लेकिन सियासत को एक चिंगारी मिल गई है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठे दिए हैं कि क्या ये नीतीश का जंगल राज नहीं है? चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं। प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं। जनसुराज समर्थक एक दुलारचंद यादव जी को गोली मारी गई है। हम लोग के जनसुराज के लीडर्स की टीम वहां पर अभी मौके स्थल पर गई है। इतनी ही जानकारी है जो कि मीडिया के जरिए आई है कि उनको गोली मारी गई। सामाजिक समरसता बरकरार रखिए, सामाजिक सौहार्द बरकरार रखिए। जो भी दोषी होगा, जिन पर भी आवेदन दिया जाएगा, बगैर कोई राजनीतिक भेदभाव के आप समाज में अमन चैन बरकरार रखिए। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। अपराध हुआ है तो कार्रवाई होगी। जंगल राज से निकलकर उस डांस की ओर बढ़ते हैं जो कल राहुल गांधी ने अपनी जुबान से किया था, लेकिन आज उसका शोर जमीन पर दिखने लगा। प्रधानमंत्री मोदी को वोट के लिए नाचने वाला बताकर राहुल गांधी जबरदस्त ढंग से अब निशाने पर हैं। बिहार दौरे में प्रधानमंत्री मोदी तो इस पर नहीं बोले, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार के कई पुराने सियासी डांस के वीडियो और उसकी फाइलें निकालकर आज बिहार में बिखेर दी हैं। आंध्र प्रदेश का कोम्मू तोया नृत्य करते राहुल गांधी। असम का झूमर डांस करती प्रियंका गांधी। हरियाणा की महिला किसानों के साथ थिरकती सोनिया गांधी।
बिहार चुनाव के बीच आंध्र प्रदेश, असम और हरियाणा से जुड़े ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें सक्रिय राजनीति में शामिल गांधी परिवार के तीनों सदस्य नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर क्यों तैर रही हैं, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी की सोशल मीडिया की तरफ से जारी ये पोस्ट देखिए। 15 सेकंड के इस वीडियो में बीजेपी ने एक साथ 4 तस्वीरें चस्पा की हैं। पहली विंडो में सोनिया गांधी, दूसरी में प्रियंका गांधी, तीसरी में राहुल गांधी और चौथी में तेजस्वी यादव को दिखाया है। सभी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में राहुल का बयान सुनाई दे रहा है। दरअसल राहुल के जिस बयान को वॉइस ओवर के तौर पर बीजेपी ने इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने बुधवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में दिया है। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। राहुल ने मुजफ्फरपुर में पीएम पर डांस वाला बयान दिया तो एनडीए ने तुरंत मौका लपका और राहुल पर बयानों की बौछार कर दी। सामंती सोच, बदतमीजी के तीर तेज कर दिए गए। इनका जो सामंती जो है वो सुरूर और गुरूर है, वो यही रहा है कि जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको वो स्टेज पर नाच कराते थे, उस पर स्टेज पे वो डांस कराते हैं। और यही सुरूर और गुरूर जो है वो फिर से एक बार उनको बोला है। अब इस तरह के जो घमंडिया घराने के घोचू घनचक्कर हैं, वो इनकी जो है धारा प्रवाह धूर्तापूर्ण जो धुन है, उसने जो है वो कांग्रेस को घर से घरौंदा और घरौंदे से घोंसला और घोंसले से जो है घोचू कर चोचला बना दिया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता भाई। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, इतना मर्यादित होके, क्या मतलब है? जिस तरह की भाषा उन्होंने कहा है, इससे सर्वनाक नहीं कुछ हो सकता है। क्योंकि दरभंगा में भी इन्हीं के पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में क्या कहा, इसका मतलब नेता भी वही, इनके नीचे जो इनके नेता है चुनाव लड़ते हैं, पूरा का पूरा पार्टी का गालीबाज पार्टी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद छपरा और मुजफ्फरपुर में थे। उन्होंने राहुल गांधी के डांस वाले बयान पर प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन कांग्रेस के सहयोगियों की डांस फाइल खोलकर जंगल राज रिटर्न्स की चेतावनी दे दी। चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, कैसे गाने बज रहे हैं। इनके गानों में छरा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। क्या बिहार की धरती से इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए? राहुल के डांस और बयान और उसके बाद आरजेडी समर्थकों के वीडियो ने चुनाव में एनडीए को चांस दे दिया है। आपको याद होगा कल ही मैंने जनहित में अपने दर्शकों को बताया था कि राहुल गांधी बिहार में ऐसा कुछ ना बोल जाएं जो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दे और महागठबंधन के लिए सेल्फ गोल बन जाए। आज ये अंदेशा और बढ़ गया। मोदी की छठ पूजा को उनका नाटक बताने पर आज राहुल गांधी घेर लिए गए हैं। ये सवाल अब पीएम मोदी के नहीं बल्कि पूरे बिहार और आस्था के अपमान का बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी और महागठबंधन पर आक्रामक है। साथियों, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मुजफ्फरपुर की धरती से प्रधानमंत्री के ये वो शब्द बाण हैं जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर साधे हैं। छठ महापर्व के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार की धरती पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता राहुल के एक बयान को आधार बनाकर विपक्ष को आस्था और अस्मिता के चक्रव्यूह में घेरा। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? जो माताएं बहनें
निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। ड्रामा शब्द का जो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसके सूत्रधार हैं राहुल गांधी। राहुल ने कल मुजफ्फरपुर में ही छठ महापर्व का जिक्र करते हुए पीएम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया था। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। राहुल के बयान से बीजेपी ने छठ पूजा का ड्रामा हाईलाइट किया। मोदी ने मुजफ्फरपुर से जो एजेंडा सेट किया, उसे बीजेपी समेत सहयोगियों ने बारी बारी आगे बढ़ाया। मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने छठ का अपमान किया। छठ ऐसा महापर्व जो शुद्धता का, पवित्रता का यह है, उस पर्व को मनाने के लिए जो उत्साहित करता है, उसको नचनिया गवनिया कह करके वो अपना तो करते ही हैं, अपने पूर्वज का भी नाम वो बदनाम कर रहे हैं। छठ पर बीजेपी ने राहुल के बयान को लपका तो राहुल भी आज संभले संभले नजर आए। नवादा में उन्होंने जनसभा की, लेकिन छठ वाला बयान दोहराया, लेकिन ड्रामा शब्द के बिना। छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया, दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया। बावजूद इसके राहुल की जुबान से छूटे शब्द बिहार में अब तक गूंज रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाद छपरा पहुंचे पीएम मोदी ने फिर से जनता को छठ वाले बयान की याद दिला दी। आरजेडी कांग्रेस ने छठी मैया का भी अपमान किया गया है। बीजेपी छठ वाले बयान को चुनावी मुद्दा बनाने लगी तो महागठबंधन भी मैदान में कूदा। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी ने राहुल के बयान का अर्थ समझाने की कोशिश की। कैसे अपमान है, यही तो मैं पूछ रही, समझाएं तो सही मोदी जी। अपमान तो आप कर रहे हैं ना, कि जिस माँ यमुना को, माँ गंगा को आपको साफ और पवित्र रखना था, जिसकी जिम्मेदारी आपके पास थी, आप उस माँ गंगा यमुना को पवित्र साफ नहीं रख पाए। आप धोखा दे रहे थे, और राहुल जी ने उस मुद्दे को उठाकर आपकी जो है दुखतीरथ पे, मैं कहूँ कमजोर नफ्स पे हाथ रखा है। हम लोग से ज्यादा वो आस्था पालेंगे। कभी उनके घर में छठ हुआ है? हाँ, बचपन से हमारी माई छठ करती है। हाँ, पूरा बिहारी लोग छठ करता है। अच्छा, मतलब कोई आके बाहर से बिहार में आकर के बिहारिये को गाली दे के चल जा रहा है। हमको तो यही नहीं समझ में आया कि बिहारी यहाँ के भाई माताएं कैसे सुन ले रही हैं ये सब बात। बिहार में छठ महापर्व का भले ही समापन हो गया हो, लेकिन चुनावी छठ की छठा 6 नवंबर तक रहने वाली है। छठ से पहले बिहार में पीएम ने जो आखिरी रैली बेगूसराय में की थी, तब महिलाओं को सूप भेंट किया था, और अब जब छठ के बाद बिहार लौटे हैं तो छठ पर चुनावी कदर मचा हुआ है। छठ को लेकर राहुल गांधी के बयान पर आरजेडी भी निशाने पर आई, क्योंकि दोनों साथ हैं। आरजेडी ने सफाई देने की खूब कोशिश की, लेकिन इसे लेकर लालू परिवार के भीतर से भी राहुल गांधी पर हमला हुआ, और वो हमला किया है तेज प्रताप यादव ने। छठ के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र में हैं, और अब बीजेपी के साथ साथ जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं,
जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? तेज प्रताप यादव ने राहुल पर यह टिप्पणी तब की जब राहुल और तेजस्वी मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी राहुल पर बयान देकर तेज प्रताप भाई तेजस्वी की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव छठ से पहले तेजस्वी की पत्नी रेचल को भी छठ व्रत करने का सुझाव दे चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं तेजस्वी जी को छठ पर्व में कि उनकी जो पत्नी है राजश्री जी, उनको छठ का पर्व करना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? हम कह तो दिए आपके चैनल के माध्यम से कि तेजस्वी जी की वाइफ तेजस्वी जी की वाइफ जो है छठ का पर्व कर रही है कि नहीं कर रही है? जो हमारा प्रथा रहा है, हमारी माँ करती थी तो बहू लेती है, तो बहू है मेरी, तो उसको करना चाहिए। कर रही है कि नहीं कर रही है? तो उसको करना चाहिए। कभी खुद को कृष्ण और तेजस्वी का अर्जुन बताकर सियासी सारथी होने का दावा करने वाले तेज प्रताप चुनाव में तेजस्वी के सामने खड़े हो गए हैं। तेज प्रताप यादव के इन तेवरों से तेजस्वी समर्थकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कल तेज प्रताप यादव मनहार विधानसभा में अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने गए थे तो आरजेडी समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। तेज प्रताप यादव के काफिले पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। 2-4 लफंगों को पीछे लगवा दिया उन्होंने। बाकी आपने देखा था कि हमारी तरफ कितना जनसैलाब था और वो जनसैलाब किस तरीके से हमारे समर्थन में हाथ खड़े कर रही थी और हमारे साथ खड़ी थी। और 2-4 लफंगों के पीछे लगने से, तेजस्वी यादव जिंदाबाद दुनियाबाद जान कहने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र में लालू के 2 लाल आमने सामने आ चुके हैं। चुनाव खत्म होने में वक्त बाकी है, यानी भाई वर्सेस भाई के कई और चैप्टर अभी बाकी हैं। भड़के हुए तो भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिन्होंने बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल में महागठबंधन के खिलाफ ऑपरेशन बदला तेज कर दिया है। लालू और तेजस्वी से मिले 3 जख्मों का हिसाब चुकता करने के लिए ओवैसी ने भी मुद्दों के 3 हथियार तैयार किए हैं। देखिए। पहले तो 2020 में 4 विधायक तोड़ लिए। दूसरा, इस बार महागठबंधन में एंट्री नहीं दी। राजद का लालू परिवार है, सिर्फ एक ही अपने बेटे में अटका हुआ है, बताओ। तीसरा, मुसलमान को डिप्टी सीएम पोस्ट भी नहीं। और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है, वो क्या करेगा? गरीबी खाएगा। लालू और तेजस्वी से पुरानी खुन्नस खाए बैठे असदुद्दीन ओवैसी के पास इस चुनाव में आरजेडी से बदला लेने की एक नहीं कई वजह हैं। ओवैसी अब इसी मिशन पर है। अरे मेरे भाई तेजस्वी ने जो लंबी छोड़ी है ना, वो मोदी के कंपटीशन में आ गया झूठ बोलने के। बिहार में ओवैसी ने लिमिटेड दाव खेला है। सिर्फ 32 उम्मीदवार उतारे हैं, वो भी सिर्फ सीमांचल और मिथिलांचल में। ओवैसी का प्लान ये है कि अगर खुद न जीते तो आरजेडी को भी न जीतने देंगे, कांटे बिछा दें। अगर कोई बिहार में कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? ओवैसी पूछ रहे हैं कि मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने की वाकई नीयत होती तो आरजेडी पहले ही ऐलान नहीं कर सकती थी, जैसे मुकेश साहनी के नाम पर किया। वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने को भी वो मुसलमानों के वोट खींचने का तेजस्वी का सिर्फ जुमला ही बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे। हालांकि बीच बीच में ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस को भी नाप रहे हैं, पर सुई घूमकर तेजस्वी पर आ जाती है। अगर वो 2 करोड़ 75 लाख लोगों को नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा। 28,000 करोड़ रुपए। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है? सालाना 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा तुम 6 लाख? पैसा तो झाड़ पे नहीं उगता ना।
ओवैसी मुसलमानों को आगाह कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी के चक्कर में वोट मत देना, जमीन खोखली है। बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17.70% है। 47 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव है। AIMIM ने 2020 में सीमांचल में 5 सीटें जीती थी, लेकिन बिहार का मुस्लिम वोटर परंपरागत रूप से आरजेडी के साथ रहा है। मुस्लिम और यादवों के तकरीबन 80% वोट आरजेडी के खाते में पिछली बार भी गए थे, लेकिन इस बार मुस्लिम डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट न करने को काफी हवा मिल चुकी है और इतनी ही शिद्दत से ओवैसी भी इसे भुनाकर आरजेडी को दबोचने में लग गए हैं। बिहार में मुस्लिम वोटों पर एक और नेता ने बड़ा दांव लगाया हुआ है और वो हैं प्रशांत किशोर। जनसुराज पहली बार चुनावी मैदान में है। पीके मुकाबले में महागठबंधन को कहीं मान ही नहीं रही, सिर्फ अपनी और एनडीए की वो टक्कर बता रहे हैं। लेकिन सीमांचल में पीके की सीधी टक्कर AIMIM से भी है। ये टक्कर है कि मुस्लिम वोटों का बड़ा वोट कटवा ज्यादा वोट कौन बिटोर पाता है। 30 वर्ष 35 वर्ष से तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, क्या बोले? हम भाजपा को हरा देंगे, हम मोदी को हरा देंगे। मेरे भाई, अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा तो हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि ये जो की हाट की लड़ाई सीमांचल तक जाएगी, ओवैसी जी को हैदराबाद देखना चाहिए। और सीमांचल जो है वो सरफराज भाई जैसे नेताओं पर, सीमांचल के बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। ओवैसी जी को हैदराबाद देखना चाहिए। प्रशांत किशोर की ये सलाह 2 दिन पहले की है कि सीमांचल के मुसलमान ओवैसी की तरफ ना देखें। जनसुराज के पास भी मुसलमान कैंडिडेट है और ओवैसी को पीके की सलाह थी कि सीमांचल में दाल नहीं गलने वाली, हैदराबाद ही रहो तो अच्छा। ओवैसी जी को हैदराबाद देखना चाहिए। ओवैसी को यह सलाह पीके के अलावा भी कईयों ने दी, लेकिन ओवैसी ताल ठोक कर सीमांचल पहुंचे और कैंपेन शुरू किया। कोई माइका लाल, इन सियासी पार्टियों का नेता ये नहीं कह सकता कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार को क्यों आ रहा है या सीमांचल को क्यों आ रहा है। हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल को आते रहेंगे। कोई माइका लाल अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाए हमको। असल में पीके और ओवैसी की सारी ढकी छिपी तनातनी मुस्लिम वोटों की है। सीमांचल के मुस्लिम वोटरों पर आरजेडी और AIMIM के बाद जनसुराज भी एक बड़ी स्टेक होल्डर है। सवाल आ रहा है कि डिप्टी सीएम के मुद्दे ने असर दिखाया तो आरजेडी से छिटक कर ये मुस्लिम वोट पीके को चुनेगा या ओवैसी को। तेजस्वी यादव 15 साल यहाँ राजद का सरकार रहा और पूरा बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। इनके माँ बाप जब मुख्यमंत्री थे तो आदमी का छोड़िए जानवर का भी चारा ये लोग चोरी करके खा गया, जेल गया और अब कह रहा है कि हम आएंगे तो बिहार को सुधार देंगे। तो ऐसा है, बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है। लोगों को पता है कि ये लोग आएंगे तो जैसे बूढ़ा शेर का कहानी सुने हैं ना, जब शेर बूढ़ा हो जाता था तो सोना का कंगन लेके बैठता था कि कोई राहगीर जाते हुए सोना के कंगन के लालच में फंसे तो उसको खाएंगे। गरजदार चुनावी तकरीरों में ओवैसी का भी कोई मुकाबला नहीं है। पीके के साथ डबल चैलेंज है। उन्हें मुस्लिम वोटरों को आरजेडी से अलग भी करना है और उन्हें AIMIM में जाने से भी रोकना है। बिहार में वोट 6 दिन के बाद पड़ने वाले हैं। उसके पहले सारा खेल सिर्फ जुबान का है और प्रचार में नेताओं की जुबानी बदजुबानी की सीमा भी लगातार लांघी जा रही है। आज लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी उसमें कूद पड़ी हैं। उन्होंने बीजेपी को बलात्कारी पार्टी बोल दिया तो फिर बीजेपी ने भी कई सवालों से उनके ऊपर बौछार की। बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव को छोड़कर उनका लगभग पूरा परिवार चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुका है। तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूमकर महागठबंधन की गाड़ी खींच रही हैं। घर का बड़ा बेटा तेज प्रताप भी अपनी नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है। राबड़ी देवी और लालू की सांसद बेटी मीसा भारती ने भी चुनाव कैंपेन शुरू कर दिया है। जिससे आपका भरण पोषण और आपका परिवार चलता है, इस सरकार ने तहस नहस करने का काम किया। आपके नाव को काट देने का काम इस सरकार ने किया। जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। लेकिन लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य प्रचार में ना उतरकर भी आज सारी सुर्खियां ले गई। रोहिणी ने घर बैठे सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी जेडीयू पर कई हमले किए। रोहिणी ने पहले बीजेपी का नाम बिगाड़ा, लिखा बलात्कारी जालसाज पलटन,
बीजेपी का असली नाम। रोहिणी ने बीजेपी को बलात्कारियों की पलटन बता दिया, लेकिन बीजेपी को बलात्कारियों की पलटन बोलना बीजेपी से सहन नहीं हुआ। आरजेडी को राष्ट्रीय जाहिल दल का नाम दे दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कथित रूप से रोहिणी से जुड़े रेप के मामले पर सवाल भी पूछ लिया। इससे बड़ा छलात्कार और क्या हो सकता है? पूरा बिहार जानता है कि बलात्कारियों के अब्बा लालू प्रसाद यादव हैं। लेकिन रोहिणी ने शब्द वापस नहीं लिए, बल्कि इसे जस्टिफाई किया। ये भी कहा कि शुरुआत उन्होंने नहीं की। बलात्कारियों का राज चल रहा है, उनको जल्दी भगाना है। बिहार की जनता इस बार भगाने वाली है। मनोज तिवारी, रवि किशन और कौन कौन है, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत हैं। ये सब तो नचनिया ही लोग ना है। और नचनिया जब बोलते हैं उन्हीं के पार्टी में, वही नहीं नचनिया जो इन लोग लेके घूम रहे हैं एनडीए वाले। कुछ दिन पहले तक खबरें थी कि लालू परिवार में जमकर खटपट है और लालू की बेटियां नाराज हैं कि तेजस्वी ने पिता की सियासी विरासत पर अकेले कब्जा कर लिया है। मीसा भारती अब प्रचार में आ चुकी हैं, लेकिन रोहिणी के अब तक प्रचार में ना उतरने से खटास पर सस्पेंस कायम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।